नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू। नामांकन से लेकर के मतदान तक पूरा कार्यक्रम तय। 18 जून को संभावित मतदान। बिहार में पंचायतों के लिए फंड वितरण प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव। अब आबादी के साथ प्रदर्शन के आधार पर भी मिलेगा विकास फंड। ग्राम पंचायतों को 80% मिलेगी हिस्सेदारी। बिहार शिक्षा विभाग का नया सख्त निर्देश। गर्मी की छुट्टियों में भी शिक्षकों को मुख्यालय में रहना होगा अनिवार्य। बिना अनुमति बाहर जाने पर होगी कार्रवाई। बिहार में मानसून से पहले ही बाढ़ प्रबंधन की बड़ी तैयारी। 24 घंटे कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय। एम्बुलेंस और श्रमिकों की तैनाती से निगरानी होगी तेज। बिहार में सोलर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अब माइनस बैलेंस होने पर भी नहीं कटेगी बिजली आपूर्ति। स्मार्ट मीटर और पीएम सूर्य घर योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विधान परिषद की 10 सीटों पर नामांकन शुरू। बिहार विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिससे पटना की सियासत में हलचल तेज हो गई। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जाएंगे। 9 जून को जांच और 11 जून तक नाम वापसी होगी। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इनमें एक सीट उपचुनाव है जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि बाकी 9 सीटों का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा। मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही और उसे 2 अतिरिक्त सीटों का फायदा भी मिल सकता है। वहीं महागठबंधन के लिए मुकाबला कठिन माना जा रहा और उसे सीमित सफलता की आशंका जताई जा रही। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंचायतों को मिलेगा प्रदर्शन आधारित फंड। बड़ा बदलाव लागू। बिहार की तीसरे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग की नई अनुशंसाओं के तहत फंड वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया जा रहा। अब पंचायतों को विकास राशि आबादी के साथ साथ उनके प्रदर्शन के आधार पर भी मिलेगा। बेहतर कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त 20% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 80% तक कर दी गई है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का हिस्सा घटा करके 10-10% तक कर दिया गया। कुल फंड का 50% टाइड फंड होगा जो स्वच्छता और जल प्रबंधन पर खर्च होगा, जबकि बाकी अनटाइड फंड स्थानीय जरूरतों के लिए होगा। बिहार को 2026 से 31 के बीच 51,923 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इस बदलाव से ग्रामीण विकास में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना अब होगा प्रतिबंधित। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर के नया निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर अपने मुख्यालय में रहना होगा। उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन, वीक्षण कार्य और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों के लिए उपलब्ध रहना होगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई और मोबाइल फोन हमेशा चालू रखने के निर्देश भी दिए गए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को भी तेज किया गया। 5 लाख से अधिक शिक्षकों को 54 अनिवार्य फील्ड भरने का निर्देश दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 5 जून तय की गई। समय पर अपडेट नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई और सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव से बिहार चुनावी ईवीएम सप्लाई में होगी देरी। बिहार में आगामी पंचायत आम चुनाव की तैयारियों के बीच नई मल्टीपोस्ट S3 ईवीएम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खास करके ईरान अमेरिका विवाद और सप्लाई चेन बाधाओं के कारण प्रभावित हुई। हैदराबाद की CIL कंपनी द्वारा निर्मित इन ईवीएम में विदेशी चिप और पुर्जों की कमी में उत्पादन और डिलीवरी में लगभग 1 माह की देरी हो गई है। ईवीएम अप्रैल में मिलनी थी, लेकिन अब मई में आना शुरू हुई है। केवल पटना में करीब 3,600 सेट पहुंचे हैं। देरी का असर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी पड़ रहा, जिससे चुनावी तैयारी धीमी हुई। आयोग जून मध्य तक सभी जिलों में आपूर्ति पूरा करने का लक्ष्य रखता है। नई ईवीएम सीधे इस्तेमाल होगी और FLC की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर के 2,17,000 मशीनें भेजी जानी हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया समय पर कराने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे होगा सक्रिय। आज से बिहार में बाढ़ सीजन की शुरुआत हो रही। हालांकि मानसून अभी नहीं आया है और नदियां सामान्य रूप से बह रही है। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली। सोमवार से यानी कि आज से लेकर के 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो जाएगा और अधिकारी और अभियंता तैनात रहेंगे। तटबंधों की निगरानी, कटाव रोकथाम और सामुदायिक समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है। इस बार 14 बाढ़ संघर्षात्मक बल भी बनाए गए हैं। 3,808 किलोमीटर लंबे तटबंधों की निगरानी के लिए श्रमिकों की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर एम्बुलेंस व्यवस्था भी की गई।
72 घंटे पूर्व बाढ़ पूर्वानुमान और सूचना प्रणाली भी सक्रिय रहेगी। नेपाल से जल सूचना आदान प्रदान और 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए बाढ़ प्रबंधन को और मजबूत किया गया है। पुलिसकर्मियों को गृह जिला पोस्टिंग का मिला तोहफा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्त के करीब पहुंच चुके 275 पुलिसकर्मियों के ऐच्छिक स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। डीआईजी द्वारा जारी अधिसूचना यह स्थानांतरण समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया है। इसमें 5 इंस्पेक्टर, 176 सब इंस्पेक्टर, 42 एएसआई, 46 हवलदार और 6 सिपाही शामिल है। इन कर्मियों को उनके गृह जिले या फिर पसंदीदा स्थान पर तैनाती दी जाएगी। मुख्यालय के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम समय बचा है, उनके आवेदनों की समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया। हालांकि 31 पुलिसकर्मियों के आवेदन में त्रुटियां पाई जाने के कारण उन्हें अभी मंजूरी नहीं मिली है। त्रुटियां सुधारने के बाद उन पर पुनः विचार किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सेवा के अंतिम चरण में कर्मियों को सुविधा और राहत प्रदान करना है। सोलर लगाने पर माइनस बैलेंस में भी नहीं कटेगा बिजली। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं की बिजली बैलेंस शून्य या फिर माइनस में जाने पर भी बिजली आपूर्ति बंद नहीं होगी। यह सुविधा केवल सोलर सिस्टम वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस टेक्निक से उनके द्वारा उत्पादित, उपयोग की गई और ग्रिड में भेजी गई बिजली का पूरा हिसाब स्मार्ट मीटर में दर्ज होता है। अतिरिक्त बिजली भविष्य में उपयोग या फिर बिल समायोजन में काम आती है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी बचत हुई। पेशु क्षेत्र में लगभग 3000 उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार सोलर पैनल पर 30,000 से 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही। योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर बिजली खर्च कम करना और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बिहार में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे 260 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट। बिहार में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा, जो बक्सर से शुरू होकर के भागलपुर के सुल्तानगंज तक लगभग 260 किलोमीटर लंबा होगा। यह 4 लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होगी। इसका उद्देश्य बक्सर से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा को तेज और सुगम बनाना है। यह परियोजना कई हिस्सों में विभाजित है, जिससे बक्सर, आरा, कोइलवर, दीघा, दीदारगंज, अतमलगोला, मुंगेर, साफियाबाद और सुल्तानगंज भागलपुर मार्ग शामिल है। इसमें एलिवेटेड सड़क, व्यू पॉइंट, टोल सिस्टम, रेस्ट एरिया और आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। यह एक्सप्रेसवे बाढ़ सुरक्षा और बाईपास के रूप में भी काम करेगा। इससे यातायात जाम कम होगा और बिहार में कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। गया जी के शुभम कुमार ने रचा इतिहास। जेईई एडवांस 2026 में AIR 1। जेईई एडवांस 2026 के परिणाम घोषित होते ही बिहार के गया जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। नादरगंज ब्राह्मणी घाट निवासी शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने 360 में से 330 अंक प्राप्त किए और जेईई मेंस में दोनों सत्रों में 100% हासिल किया था। वर्तमान में कोटा में रह करके तैयारी कर रहे शुभम ने अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर यह बड़ी सफलता पाई। उनका लक्ष्य IIT मुंबई में दाखिला लेना है। शुभम ने 12वीं में 96.8% अंक हासिल किए थे और 10वीं तक बिना ट्यूशन पढ़ाई की। उनके पिता एक व्यवसायी हैं, लेकिन शुभम ने साबित किया कि सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन सबसे जरूरी है। उनकी यह उपलब्धि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई। पटना में बनेगा मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ट्रैफिक होगा कब? पटना में ट्रैफिक और माल ढुलाई व्यवस्था को सुधारने के लिए मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। यह पार्क रामकृष्णा नगर में विकसित किया जाएगा और बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तर्ज पर होगा। इसका उद्देश्य शहर में भारी माल वाहनों के प्रवेश को रोककर ट्रैफिक दबाव कम करना है। यहाँ बड़े ट्रकों से सामान उतार करके छोटे वाहनों के जरिए शहर में भेजा जाएगा। परिसर में वेयर हाउस, कंटेनर यार्ड, पार्किंग, ड्रेनेज, गैरेज, वेब्रिज और 24 घंटे बिजली पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वेयर हाउस भूकंपरोधी टेक्निक से बनाए जाएंगे। इस परियोजना से शहर के भीतरी इलाकों में जगह खाली होगी, जिसका उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह योजना माल ढुलाई लागत घटाने, समय बचाने और पर्यावरण सुधारने में भी मदद करेगी, जिससे पटना अधिक व्यवस्था और आधुनिक शहर बनेगा। श्रावणी मेले को मिलेगा आधुनिक टूरिज्म मॉडल। भागलपुर दौरे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास और आस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए। सबसे प्रमुख घोषणा श्रावणी मेले को लेकर की गई, जहां श्रद्धालुओं के लिए इस बार पहली बार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सुइया, कटोरिया और चानन की धर्मशालाओं को PPP मॉडल से विकसित किया जाएगा, ताकि वे साल भर संचालित हो सके। इसके अलावा कांवड़िया पथ पर
स्विस कॉटेज और म्यूजिकल फाउंटेन जैसी सुविधाएं शुरू करने की योजना है, जिससे श्रावणी मेले को नया पर्यटन मॉडल बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कांवड़िया पथ की मरम्मत, जर्जर तार बदलने और पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। विक्रमशिला पुल पर जनता को राहत देते हुए टैक्स माफी और मुफ्त नाव सेवा की घोषणा की गई। सरकार का लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बिहार की पहली एरो सिटी बनेगा हरिहरनाथपुर। बिहार में विकास को नई दिशा देने के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और कंसल्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इनमें सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट सोनपुर का हरिहरनाथ होगा, जिसे बिहार की पहली एरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होगा और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट के बराबर माना जा रहा है। यहाँ होटल, लॉजिस्टिक्स, IT, फिनटेक और स्पोर्ट्स सिटी जैसे आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। गंगा किनारे यह पूरा क्षेत्र पटना सोनपुर को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हब में बदलने की क्षमता रखता है। अनुमान है कि इन टाउनशिप से 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे और बिहार में निवेश और विकास की नई शुरुआत होगी। रोहिणी के जन्मदिन पर RJD ऑफिस के बाहर लगे बड़े पोस्टर। रोहिणी अचवाड़े के जन्मदिन को लेकर के राजनीतिक और पारिवारिक माहौल एक बार फिर से चर्चा में है। RJD कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में रोहिणी को लालू की बेटी बताते हुए उनके संघर्ष और खुददारी का संदेश दिया गया। इस बीच रोहिणी ने सिंगापुर में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो और संदेश साझा किए। उन्होंने पिता को हाथ से खाना खिलाते और परिवार के साथ केक काटते हुए तस्वीरें साझा की। हालांकि पिछले कुछ समय से रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच विवाद सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने परिवार से दूरी और गंभीर आरोप लगाए थे। 15 नवंबर को उन्होंने राबड़ी आवाज छोड़ते हुए भावुक बयान दिया था। वर्तमान में यह मामला RJD की आंतरिक राजनीति और पारिवारिक रिश्तों को लेकर के फिर चर्चा में है। पूर्व मेयर हत्याकांड के आरोपी गोविंद की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में गैंगवार की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के आरोपी शूटर गोविंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनके सीने और पेट में करीब 8 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोविंद का नाम पहले भी चर्चित हत्याकांड में आया था, जिसमें AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पुलिस इसे गैंगवॉर और आपसी रंजिश का नतीजा मान रही। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं और अपराधियों की पहचान के लिए विशेष टीम गठित कर जांच तेज कर दी गई। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, ऑरेंज कैप जीतकर खोला राज। IPL 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि इस सीजन ने उन्हें दबाव वाले मुकाबलों में शांत रहकर खेलने और जरूरत के मुताबिक अपने खेल का गियर बदलना सिखाया। वैभव ने कहा कि हर मैच एक ही अंदाज में नहीं खेला जा सकता, बल्कि परिस्थितियों और टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी करनी होती है। राजस्थान रॉयल्स भले ही फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाकर के ऑरेंज कैप जीता। उन्होंने 237.30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 72 छक्के लगाए और कई रिकॉर्ड तोड़े। वैभव ने माना कि लंबे समय तक क्रिकेट खेलने के लिए अब उनका अगला फोकस फिटनेस सुधारने पर होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है शिवम सत्यम, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, अभय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, भरत कुमार शर्मा, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, नागेंद्र कुमार, विनोद शाह, दिलीप कुमार, मनोज दास, सतीश कुमार, जगन्नाथ शाह, मिंटू सोनी, सुरेश कुमार, राजवेंद्र ताती, कुश कुमार, रवि कुमार, अमित कुमार, कामेश्वर सिंह, राकेश मिश्रा और विजेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल की। आज का सवाल है, क्या मोबाइल और इंटरनेट ने जिंदगी आसान की है या उलझन बढ़ा दी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।